बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में बहुविकल्प प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा या प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? इसको समझने के लिए पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आवेशित कण जब त्वरित होता है विभवांतर के द्वारा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q इंटू V के बराबर होती है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी जिसमें के काइनेटिक एनर्जी, Q है आवेश, जो आवेश त्वरित हो रहा है, V है उसका विभवांतर। तो इस क्वेश्चन के साथ देखो, दोनों के विभवांतर समान और आवेश भी दोनों पर समान होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। तो इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैसी होगी? सेम। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? दोनों की सेम हो जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन तो क्या लिखा है इसमें? इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अधिक होगी, पर ऐसा नहीं होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा दोनों सेम होंगी। दूसरी चीज आप समझते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी तो क्या उनके द्रव्यमान और वेग भी समान होंगे? भाई काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। तो इसका मतलब है सूत्र जो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। तो जब ये कांस्टेंट अगर हो जाएगा, k कांस्टेंट हो जाएगा, तो m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/v² के। यानी वेग जिसका, द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, या जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा। तभी कांस्टेंट रह सकती है काइनेटिक एनर्जी, तभी इक्वल रह सकती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 10,000 गुना ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसका जो वेग होगा प्रोटॉन का, वो प्रोटॉन का जो वेग होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होगा। ठीक है ना? प्रोटॉन का जो वेग होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा तो उसका वेग कम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम तो उसका वेग ज्यादा। तो अब यहां से आप देखें दूसरा ऑप्शन, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का वेग क्या है? कम है। ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, तो संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग बराबर होता है m इंटू वी। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। दो ऑप्शन लिखे तो इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो संवेग भी कम होगा। प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है। तो इस कारण से यह ऑप्शन नंबर इसका 4th सही हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटॉन का जो संवेग है वो अधिक होगा, जो उसका द्रव्यमान अधिक होता है प्रोटॉन का। इस कारण से वेग तो कम होता है प्रोटॉन का, लेकिन उसका द्रव्यमान है बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से उसका प्रोटॉन का संवेग भी अधिक होगा। ठीक है? इस प्रकार से इसका 4th जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, विद्युत वाहक बल E का एक सेल R प्रतिरोध की सेल से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इनमें से कौन सा होगा? जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको अगर समझना है तो इसमें भी आपको जरा जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और धारा में जो संबंध होता है वो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E इक्वल टू होता है V माइनस IR। ये पढ़ चुके हैं। यहां से हमको निकालना आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध सूत्र क्या हो जाएगा? E माइनस V अपान I। अब I का मान कितना होगा? क्योंकि प्रतिरोध कितना है इसका? R, अब विभवांतर है V, तो I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आज बोलते V अपान R। तो ये जो R है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अब जब R की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल r की, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो गया? इसमें ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा? 2 वाला तो ऑप्शन सब गलत हो, इसमें 2 कहीं लगा होगा। ये E V
E माइनस वी आर अपॉन वी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। बाकी 2 जिसमें लगा है बटे 2 है, इंटू 2 है, वो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ये ऑप्शन इसका सही कर लेंगे, थर्ड वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें शक्ति क्षय हम लोग निकालते हैं, तो उसमें फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है शक्ति क्षय का, P बार इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस थीटा या कॉस फाइव। फाइव क्या होता है, कलांतर। अब जरा ये सोचो, अगर शुद्ध प्रेरकत्व तो होता है, अगर है, तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है। तो यहाँ प्रेरकत्व वाले के, स्पेशली प्रेरकत्व के लिए है, या धारिता के, दोनों में, जिसमें संधारित्र लगा हो या प्रेरकत्व वाला जो परिपथ हो, यानी प्रेरक कुंडली लगी हो, उसमें पाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है। यानी धारा वोल्टेज हमेशा किसमें होते हैं, 90 अंश के कला में 90 अंश कलांतर होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब चाहे यहाँ पर प्रेरकत्व लिखा होता या संधारित्र लिखा होता, दोनों में आपको फाइव वैल्यू 90 रखते हैं, तो फाइव 90 रखोगे तो पी का मान कितना हो जाएगा, cos 90 0। तो इसका मतलब इसकी जो शक्ति क्षय होगी वो 0 होती है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा। वाटहीन धारा की कंडीशन होती है इसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में जो शक्ति क्षय होती है वो शून्य होती है, लेकिन धारा प्रवाहित होती है ऐसा नहीं, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, धारा शून्य होती है, शक्ति क्षय शून्य होता है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा, या इस जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन मतलब शक्ति क्षय शून्य हो। इस प्रकार से हम ये ऑप्शन देख सकते हैं, शून्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, यदि r रिबन नियतांक हो तो उसमें संलग्न तरंगदैर्घ्य होती है। तो संलग्न तरंगदैर्घ्य का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 1/λ इज इक्वल टू r रिबन नियतांक है, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, n1 मतलब पहली कक्षा का पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, 2 पर था, फिर जाता है 4 में, तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, तो यहां हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर लो, तो r और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, इसका एलसीएम आ गया, 4 को 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा r इंटू 3/16। उल्टा होकर दो इसको, लैम्डा का मान कितना आ गया 16/3 इंटू आर, ये हो जाएगा। तो कौन सा सही आ रहा है इसमें, सेकंड वाला 16/3 इंटू आर, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु की दोगुना नाप का एक काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको जरा यहां समझते हैं हम लोग। थोड़ी सी जगह है, देखो इसी में आपको सोल्यूशन को समझना है, बाकी आप गुणा भाग आप स्वयं करके देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी अवतल दर्पण की, एफ की वैल्यू दे रखी है -20, चिन्ह बराबर के साथ अवतल दर्पण होती किसमें होती है, माइनस में, तो एफ की वैल्यू तो माइनस में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और जो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कितने गुना बनता है, 2 गुना। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जितने गुना बनेगा उतनी वैल्यू होती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की वैल्यू किसमें होती है, प्लस में। तो यहां से m बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है -v/u दर्पण के लिए, m की वैल्यू 2 लगाओगे तो -v/u, या v की वैल्यू आप निकालोगे तो -2u आ गया। अब यहां पर लेंस का फार्मूला, दर्पण का फार्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v + 1/u, वैल्यू लगाओ जरा, 1/-20 बराबर 1/v की वैल्यू आप लगा देंगे -2u और प्लस 1/u। इसको जरा सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से
अब जो है सॉल्व करके देखो कितना हुआ सर, 1/-20 बराबर, इसमें आपको एलसीएम से कितना हो गया, 2 का ऊपर से गुणा करा लो, -1 प्लस 2/2u, ये तो आएगा। तो ये हो जाएगा, यहां बचता है देखो, यहां 1/20 इज इक्वल टू बचेगा यहां पर 1/2u, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो दूरी कितनी आ गई इसकी, -10। माइनस तो बता रहा है कि जो वस्तु है वो दर्पण से बाईं ओर रखी है, दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका 10 ऑप्शन, 10 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। स्वयं पहले सॉल्व करके देखें, उसके बाद फिर इसको वीडियो चला करके देखें। ओके, तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगली क्लास में लोग नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।